एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सो दिस इज योर एंटायर सिलेबस। ठीक है, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हो जैसे जैसे हम लोग टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे कि क्या हम लोगों ने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करे या फिर नहीं करे। ठीक है, और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए है सो दिस इज आवर टेलीग्राम, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, स्टडी वेयर हाउस 2.0। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लो क्योंकि जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी की जो पीडीएफ है वो इसी वाले टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड होती है। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ते हैं तो मैग्नेटिज्म होता क्या है, ये जो मैग्नेट है ये आखिरकार क्या है, ये बेसिक बातें तो हमें पता होनी चाहिए ना। तो बिल्कुल हम बेस से स्टार्ट करेंगे। तो मैग्नेट हमारे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है दैट हैज द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। और मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? जिनके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है। जैसे कि हमारे पास आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है। ठीक है, तो उसको हम एक मैग्नेट कह देंगे। अब मैग्नेट के पास हमें पता है कि दो पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। ये सब कुछ हमने बेसिक बचपन से पढ़ा हुआ है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है? तो बाहर, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है। ठीक है, जैसे चार्जेस जब हम पढ़ रहे थे ना तो हमने कहा प्लस चार्ज से डायरेक्शन होगी नेगेटिव की तरफ, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमेशा। तो यहाँ पे भी सिमिलरली हमारे पास जो नॉर्थ है कहीं ना कहीं उसको पॉजिटिव चार्ज समझो। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, नॉर्थ से साउथ की तरफ। पर जब हम इनसाइड द मैग्नेट आएंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना वो हमारी क्लोज्ड लूप बनाती है, क्लोज्ड कर्व बनाती है। ठीक है, जब हम बात करते हैं हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड की तो हमने देखा वो तो ओपन कर्व के फॉर्म में है, कोई क्लोज्ड कर्व नहीं है, बट यहाँ पे क्लोज्ड लूप बनता है, क्लोज्ड कर्व बनता है इन द केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जैसे हम कहते हैं किसी भी चार्ज के अराउंड ऐसा रीजन जहां पे वो दूसरे किसी चार्ज पे कुछ फोर्स एक्सर्ट कर सकता है। सिमिलरली किसी भी मैग्नेट के अराउंड एक ऐसा रीजन, एक ऐसा एरिया जहां पे वो क्या कर सकता है? दूसरे किसी मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, यानी कि उस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो उसको हम उसका मैग्नेटिक फील्ड कह देंगे। अब यहाँ पे भी तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है ना। जैसे यहाँ पे हमने कहा अगर लाइक हैं तो ये रिपेल करेंगे, अनलाइक हैं तो हमने कहा ये अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे भी तो ऑब्वियसली सेम चीज है। अगर हम नॉर्थ पोल को नॉर्थ के पास लेके जाएंगे तो रिपेल करेगा। अगर यहाँ पे हम कोई मैग्नेट ले आए जिसका साउथ पोल लेके आए इसके पास, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो यानी कि एक ऐसा रीजन इसके अराउंड जहां पे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन दिखा सकता है किसी दूसरे मैग्नेट पे, तो उसको हम क्या कह देंगे? उसको उसका मैग्नेटिक फील्ड कह देंगे। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पोल्स है ना वो कभी भी आइसोलेटेड एग्जिस्ट करते ही नहीं है। अगर एक मैग्नेट की मैं बात कर रही हूं तो अगर ये इसका नॉर्थ पोल है तो दूसरा इसका साउथ पोल होगा। जैसे ये तो हमारा एक बार मैग्नेट है, अभी हम करंट कैरिंग सोलोनॉइड्स देखेंगे, हम करंट कैरिंग कॉइल देखेंगे, तो उसका भी एक साइड अगर नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है तो दूसरा साउथ पोल की तरह एक्ट करेगा ही करेगा। तो आइसोलेटेड जो पोल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, हमेशा ये पेयर में ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपने कह दिया, अगर मान लो इसको मैंने कट भी कर दिया, ठीक है, तो ये पोर्शन नॉर्थ है तो ये ऑटोमेटिकली साउथ हो जाएगा, ये साउथ है तो ये ऑटोमेटिकली नॉर्थ हो जाएगा। आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चार्जेस तो आइसोलेटेड एग्जिस्ट कर सकते हैं ना, हमने कहा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, बिल्कुल ये एग्जिस्ट कर सकता है, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्थ पोल ही एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ साउथ पोल ही एग्जिस्ट करेगा, नहीं। अगर इसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये एक मैग्नेट है, तो अगर ये वाला साइड नॉर्थ है तो ये वाला इसका साउथ होगा। ठीक है, बहुत लॉजिकल है और बहुत सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैग्नेट हमारे अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहला है नेचुरल। ठीक है, अब ये कुछ चीजें हमारे नेक्स्ट चैप्टर में भी है। ठीक है, तो मैं यहीं पे पढ़ा दे रही हूँ, वहां पे मैं वापस से रिपीट नहीं कराऊंगी, तो यहीं पे अच्छे तरीके से सुन लेना। ठीक है, तो नेचुरल जो कि नेचर में पाए जा रहे हैं, इनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो बहुत ही कम होती है, जैसे कि मैग्नेटाइट। ठीक है, देन है आर्टिफिशियल, यानी कि जो हम लोग बना रहे हैं, लैब में प्रिपेयर कर रहे हैं या जहां भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बस हम प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है इनकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है दैट इज मच ग्रेटर एज कंपेयर टू दिस। बट इसमें भी दो कैटेगरीज हैं, एक है परमानेंट, दूसरा है टेम्पररी। परमानेंट यानी कि उसमें हमेशा आप किसी भी टाइम पे देख लो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। जैसे कि हमारा एक बार मैग्नेट होता है, सिंपल सा बार मैग्नेट है, दूसरा है हॉर्सशू मैग्नेट। ठीक है, फिर है हमारा टेम्पररी मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यानी कि जब तक
करंट फ्लो करेगा तब तक ही उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी देखने को मिलेगी। अभी हम देखेंगे अगर कोई भी वायर है, ठीक है, इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है ना, तो इसके अराउंड क्या होता है, इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करे, पर कब तक, जब तक इससे करंट फ्लो हो रहा है। करंट को रोक दो, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी खत्म हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, विच इज अ टेम्पररी मैग्नेट, ठीक है। इसकी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रहती है ना, ज्यादा रहती है, क्योंकि मैं बढ़ा सकती हूँ। इसकी तो फिक्स है, देखो जितनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो फिक्स है उसकी पूरी लाइफ में, ठीक है। पर यहाँ पे मैं चेंज कर सकती हूँ, कैसे, करंट को बढ़ा दो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, ठीक है। और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, अभी हम देखेंगे कैसे कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये देखो एक बार मैग्नेट है, ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉर्थ से हमेशा शुरू होंगी और साउथ पे जाके ये एंड होंगी, यानी कि टर्मिनेट होंगी। ये है एक हॉर्स शू मैग्नेट, जो कि हमारा परमानेंट मैग्नेट है, ठीक है। ये देखो दो बार मैग्नेट है, तो यहाँ पे क्या है, देखो नॉर्थ से शुरू हुई, साउथ पे एंड हुई। सिमिलरली यहाँ पे भी नॉर्थ से शुरू होंगी और यहाँ पे कोई इसका साउथ पोल होगा। तो ये इस तरीके से क्लोज्ड लूप हमेशा बनाएंगी, ये चीज आप लोगों को ध्यान देनी है। अगर मान लो यहाँ पे इनको हटा दो, ये साउथ और नॉर्थ है, तो इस तरीके से कुछ ये होगा, इस तरीके से हमें डायरेक्शन देखने को मिलेगी, ठीक है। सिंपल है। अब हमने कहा करंट कैरिंग वायर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकती है, और इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हमें अपना राइट हैंड लेना है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन जहां भी है वहां पे अपना थंब पॉइंट करो, जिस भी डायरेक्शन में ये कर्ल होंगे आपके बाकी के 4 फिंगर्स, वो डायरेक्शन होती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। उसके बाद देखो ये है टोरॉइड, ये हमारे सिलेबस में है नहीं, सोलेनॉइड हम लोग पढ़ेंगे। सोलेनॉइड में आपने एक कॉपर की वायर ले ली है, सिलेंडर की शेप में उसको ऐसे ऐसे गोल गोल करके रैप कर दिया है, तो वो हमारी एक सोलेनॉइड बन जाती है। इसके थ्रू हम करंट को फ्लो कराते हैं, तो इसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है, ठीक है। ये सब कुछ हम अभी डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या है आप लोगों को समझ में आ ही गया है। अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न देखना है तो हम क्या कर सकते हैं, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। अगर आप मान लो इस वायर के थ्रू करंट को फ्लो करा रहे हो, तो यहाँ पे एक कार्डबोर्ड लो, उसमें एक छेद कर दो, उस छेद के थ्रू उस वायर को आप निकाल लो, और इस कार्डबोर्ड में आप आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर दो, तो वो इस तरीके से कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में खुद को अलाइन कर देंगी। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं, जिनका सेंटर सेम है, और वो सेंटर क्या होगा, जहां पे भी आपने छेद कर रखा है, जहां से आपने वायर को निकाला है, वो इनका सेंटर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में हमारी आयरन फिलिंग खुद को रैप कर देंगी, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में है, ठीक है। चलिए, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइन है, एज सच नहीं है कि एग्जिस्ट कर ही रही है, इमेजिनरी लाइन है, जिनका काम क्या है, जिनका काम है डायरेक्शन बताने का, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सेम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है। देन यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, तो हमने कहा आउटसाइड द मैग्नेट देखेंगे तो नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड देखेंगे तो साउथ से नॉर्थ, ठीक है। और हमेशा ये क्लोज्ड लूप बनाती है। अब यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं जो वहां पे थी, कुछ सिमिलर हैं और कुछ डिफरेंट भी हैं। जैसे कि हमने कहा था, अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, इस पे आप टैंजेंट ड्रॉ कर लो, टैंजेंट एक ऐसी लाइन जो कि एक ही पॉइंट पे कट करेगी, तो वो हमको डायरेक्शन बताती है मैग्नेटिक फील्ड की। जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, यानी कि उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, एट द पोल्स। देखो यहाँ पे झुंड बनाया है ना, यहाँ पे क्या है, दूर दूर है, यानी कि यहाँ पे बीच पे जब हम सेंटर पे बात करते हैं ऑफ एनी मैग्नेट, तो उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो सबसे कम है। मैक्सिमम कहाँ पे है, पोल्स पे है। ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल दोनों पे ही सेम स्ट्रेंथ है, और वो स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू द स्ट्रेंथ एट द सेंटर, ठीक है। चलो, उसके बाद कोई भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सिमिलरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इस केस में क्या हो जाएगा, हमको दो अलग अलग डायरेक्शन मिल जाएंगी एक ही पॉइंट पे। ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं ना, एक पॉइंट पे एक ही तो डायरेक्शन हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। उसके बाद लाइंस आर क्राउडेड नियर द पोल्स, यानी कि वहां पे स्ट्रॉन्गर बी होता है, और बी क्या होता है हमारा, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम किससे शो करते हैं, ई से, और मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से शो करते हैं, ठीक है। चलो, आई होप यार ये आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज वेरी सिंपल। तो ओएस्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या था, ओएस्टेड ने क्या एक्सपेरिमेंट करा था, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने देखा कि जब भी हम करंट को फ्लो करा रहे हैं थ्रू एनी वायर, थ्रू एनी कंडक्टर, और उसके पास अगर मैं कोई मैग्नेटिक कंपस लेके चले गई, मैग्नेटिक नीडल लेके चले गई, तो उसमें मुझे डिफ्लेक्शन दिख रहा है। मैग्नेटिक कंपस में डिफ्लेक्शन तभी आएगा ना जब वहां पे कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, और अगर करंट कैरिंग वायर के पास जब मैं लेके गई हूं
मैग्नेटिक कंपास और इसमें डिफ्लेक्शन आया है, यानी कि करंट के फ्लो होने की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है। आप करंट को मत स्लो कराओ, तब आप लेके जाओ इस वायर के पास, इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो इनका कंक्लूजन क्या था? इनका कंक्लूजन ये था कि जब भी वी हैव एनी कंडक्टर, वी हैव एनी वायर जिसके थ्रू करंट फ्लो करेगा, तो ये करंट की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा उसके अराउंड। ठीक है, आप करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। और डायरेक्शन हम निकालेंगे कैसे? तो हमने कहा यहाँ पे हम मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे करंट इस साइड को है, तो अपना जो थंब है इस डायरेक्शन में रख दो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपकी जो फिंगर्स है वो कर्ल कर रही है ना, तो देखो डायरेक्शन कैसी होगी? ये डायरेक्शन होगी आपके मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम इजीली निकाल सकते हैं, एंड दिस रूल इज ओनली फॉर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर या फिर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। ठीक है, चलिए, तो आई होप यार ये बेसिक चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगर हम करंट को बढ़ा दें, मान लो पहले 5 एम्पियर फ्लो कर रहा है, अब आपने 20 एम्पियर फ्लो करा दिया, तो जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन भी होगा मैग्नेटिक कंपास में, जो कि हमें क्या बताएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? करंट पे। जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे डेवलप होगा। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिक बातें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। सोलोनॉइड क्या है? तो सोलोनॉइड हमने कहा दैट इज बेसिकली अ लॉन्ग कॉइल ऑफ इंसुलेटेड वायर जिसमें बहुत सारे टर्न्स हैं। इसको हमने एक सिलेंडर के फॉर्म में क्या कर दिया है? रैप कर दिया है। ठीक है, जब तक इससे करंट फ्लो होगा तब तक ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, और ये मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करेगा? क्योंकि हमने कहा जब एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रहा है, सेम यहाँ पे भी हो रहा है, बस यहाँ पे शेप अलग हो गया। ये तो स्ट्रेट वायर था, यहाँ पे स्ट्रेट वायर नहीं है, तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्शन कैसे निकालूंगी? तो यहाँ पे हम क्लॉक रूल का यूज करते हैं। ठीक है, क्लॉक रूल क्या कहता है? आप फेस को देखो, अब यहाँ पे देखो, ये एक फेस है इस साइड वाला, जब मैं इधर पे खड़ी हूं, अब मैं इधर पे आ जाती हूँ, तो ये इसका दूसरा फेस है। ठीक है, तो आपको 3D में यहाँ पे इमेजिन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है मैग्नेटिज्म में। तो देखो, आप करंट की डायरेक्शन देखो, यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है, ऐसे जा रहा है करंट, ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज कैसा होता है? ऐसा होता है ना क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है वो एस बना रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो कर रहा है तो वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। अब आप इधर पे आ जाओ, इधर पे देखो, तो इधर पे अगर जो करंट है देखो ऐसे आ रहा है, ऐसे, यानी कि ऐसे आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा। क्लॉकवाइज पता है ना, क्लॉक ऐसे घूमती है टिक 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 टिक, तो यानी कि क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल होगा। इधर पे आओ, देखो ये इस तरीके से करंट नीचे जा रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, 3D में इमेजिन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो विच मीन्स ये मेरा नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। इस तरीके से हम बनाते हैं, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज, देखो उल्टा यहाँ पे जा रहा है, तो इसीलिए ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे नॉर्थ से साउथ होती है, हमने कहा देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई भी कहां से है? नॉर्थ से साउथ की तरफ। अंदर की जब मैं बात करूं तो डायरेक्शन कहां से होगी? देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का पैटर्न है ये आपको एक बार मैग्नेट की तरह लग रहा है ना। बार मैग्नेट में भी जब हम देखते हैं मैग्नेट के अंदर, तो ये ना नियरली पैरेलल होती हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना ये पैरेलल होती हैं, यानी कि मैग्नेट के अंदर क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ये आपस में क्या है? ऑलमोस्ट पैरेलल। इनको जरा मैं मिटाऊं अगर, तो देखो अच्छे तरीके से जो डायग्राम में बनी हुई है ऑलरेडी लाइंस पैरेलल है ना, ऑलमोस्ट पैरेलल है, विच मीन्स एक सोलोनॉइड के अंदर जब हम देखते हैं तो वहां पे क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, एंड कहीं ना कहीं ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैसे करता है? तो अगर आप क्या करो, अगर आप एक मैग्नेट को लेके आ जाओ इसके पास, ठीक है, जैसे हमने क्या कहा था, ये साउथ पोल था, हमने कहा ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पे आप साउथ पोल लेके आ जाओ एक मैग्नेट का, तो ये क्या करेंगे? रेपेल करेंगे। सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पे आप एक बार मैग्नेट ले आए जिसका नॉर्थ पोल आप यहाँ पे लेके आए हो इसके पास, तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट। तो जिस तरीके से बार मैग्नेट में अट्रैक्शन या रिपल्शन देखने को मिलता है, सेम चीज यहाँ पे सोलोनॉइड में भी हो रही है। दूसरा, अगर आप इस करंट कैरिंग सोलोनॉइड को फ्रीली सस्पेंड कर दो, फ्रीली छोड़ दो, तो हमेशा ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकेगी, जैसे कि हमारा बार मैग्नेट भी करता है। ठीक है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है किसको? बार मैग्नेट को। इवन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो भी एग्जैक्टली सेम है बार मैग्नेट के जैसे ही, बट डिसिमिलैरिटी भी है। क्या है? बार मैग्नेट क्या है? परमानेंट मैग्नेट है, पर ये क्या है? ये टेम्पररी है।
जब तक इसके थ्रू आप करंट को फ्लो कराओगे ना, तब तक ही यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। करंट रोक दो, ये मैग्नेट की तरह बिहेव ही नहीं करेगा। बार मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है आप उसको पूरी लाइफ में कभी चेंज नहीं कर सकते हो, पर इसकी स्ट्रेंथ को चेंज कर सकते हो। कैसे? 3 तरीके से, ठीक है। सबसे पहले आप करंट बढ़ा दो, करंट को आप बढ़ा दोगे तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगी। फिर दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल को बढ़ा दो, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो, अभी देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, मान लो आप बढ़ा दो, 10 कर दो, 20 कर दो। जब आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे तो भी हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ जाएगा। तीसरा, आप यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन कोर को प्लेस कर दो। किसको प्लेस कर दो? सॉफ्ट आयरन कोर को। तभी भी जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी इस सोलेनॉइड की। तो यानी कि 3 तरीके से मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकती हूँ। क्या हम जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी का मतलब समझ रहे हो ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, क्या मैं पोलैरिटी को चेंज कर सकती हूँ? बिल्कुल। क्या बार मैग्नेट में कर सकते हो? नहीं ना, जो उसका नॉर्थ पोल है वही उसका नॉर्थ पोल है। क्या ऐसा तुम कह सकते हो कि अब मैं इसको ना साउथ पोल बना देती हूँ? नहीं, पर यहां मैं कर सकती हूँ। अगर मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, ठीक है, करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, यानी कि मान लो अब जो बैटरी है इस तरीके से मैंने जोड़ दी है, तो करंट की डायरेक्शन अब ऐसे है, तो यानी कि अब ये साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा और ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। हम यहाँ पे पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बातें हैं, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। और रूल कौन सा लगेगा? तो क्लॉक रूल लगेगा। जैसे यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे जब आप देखोगे ना तो करंट कैसे, देखो ऐसे नीचे को आ रहा है ना, ऐसे पीछे से घूम के नीचे को आ रहा है ऐसे, यानी कि क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इधर पे आ जाओ, आप इधर पे देख रहे हो तो करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, ऐसे करंट घूम रहा है यानी कि क्लॉकवाइज। तो ये इस केस में साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है। और देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट है, यहाँ पे इस साइड को डायरेक्शन है, यहाँ पे देखो कहाँ है, ये है ना पॉजिटिव टर्मिनल, तो इस साइड को डायरेक्शन है करंट की। तो बस आपको करंट की डायरेक्शन को देखना है और क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कौन सा जो साइड है वो साउथ पोल है और कौन सा जो साइड है वो नॉर्थ पोल है, ठीक है। ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया है ये सब कुछ नोट्स में मेंशन्ड है, तो आप लोग पढ़ सकते हो। मेन काम है सुनना, सुन के खुद से लिखो तो आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ जाते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। अब देखो हम लोगों ने जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर मेरे पास कोई स्टैटिक चार्ज है, कोई भी स्टैटिक चार्ज है, तो इसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। पर अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात कर रहे हैं, तो हम करंट की बात कर रहे हैं। और करंट जब भी फ्लो होता है तो चार्जेस भी तो मूव करते हैं, यानी कि जो स्टैटिक चार्ज है वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड ही डेवलप कर सकता है। पर अगर मेरे पास कोई मूविंग चार्ज है, यानी कि यही मेरा चार्ज क्यू है, ये v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो यानी कि इसके आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी डेवलप होगा और एक मैग्नेटिक फील्ड भी डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी होगा। और जब हम स्टैटिक की बात कर रहे थे तो हमने कहा इस चार्ज पे एक फोर्स भी लग रहा है, और वो फोर्स हमने क्या पढ़ा था, Q इंटू ई, है ना, ये पढ़ा था ना। सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा ही, कौन सा, हमने कहा QE वाला। और यहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है और वो मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB sin थीटा। इन मैक्सिमम केसेस जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, और ये जो फोर्स हमें मिला है यहाँ पे ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है इन दोनों के, तभी इस चार्ज पे मैक्सिमम फोर्स लगेगा। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर केस में ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। अगर ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं है तो थीटा 90 डिग्री नहीं होगा ना, और साइन 91 होता है। अगर साइन 91 है तो फोर्स कितना लगेगा, QVB। बट अगर थीटा जो है 90 नहीं है, यानी कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, तो जो भी एंगल है 60 हो सकता है, 30 हो सकता है, 45 हो सकता है, आप वो यहाँ पे पुट कर दोगे तो आपको फोर्स पता चल जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे भी हमने मेंशन करा हुआ है, ठीक है, कि स्टैटिक चार्ज है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, पर अगर चार्ज मूविंग है तो दोनों ही प्रोड्यूस यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अगर हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स की, तो मैग्नेटिक फोर्स कितना है, हमने कहा QVB sin थीटा होगा, या फिर अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखें तो क्या हो जाएगा, QV और B वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। और
डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी, तो डायरेक्शन हमें फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल से पता चलती है, पर जो लेफ्ट हैंड रूल है वो मेनली हमारे करंट के लिए है। और करंट की डायरेक्शन क्या होती है, जहां पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं वो डायरेक्शन होती है ना करंट की, इलेक्ट्रॉन्स तो करंट के ऑपोजिट मूव करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन के लिए मान लो आपको फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से जो भी डायरेक्शन आई होगी ना, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन आपको चूज करनी है। जैसे मान लो पॉजिटिव जेड एक्सिस अगर आ गया, तो आपको नेगेटिव जेड एक्सिस चूज करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन के केस में, ठीक है, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या स्टेट करता है, देखो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल फादर मदर चाइल्ड, ठीक है, फादर मदर चाइल्ड। तो कैसे लर्न करना है, तो हमने कहा फादर मदर चाइल्ड, यानी कि हमारा थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, जैसे एक्स वाई जेड तीन एक्सेस होते हैं ना, सेम वही चीज है, ठीक है। तो फादर यानी कि ये मुझे बताता है फोर्स की डायरेक्शन, कि फोर्स कहाँ लग रहा है, मदर एम मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड सी फॉर करंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको फोर्स की डायरेक्शन ढूंढनी है तो करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, और आपको फोर्स जो है वो पता चल जाएगा। अब करंट की डायरेक्शन मैंने कहा पॉजिटिव चार्जेस के मूवमेंट की डायरेक्शन है, तो अगर आपको यहाँ पे किसकी बात करनी है, आपको बात करनी है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट के मूवमेंट के ऑपोजिट होगी, ठीक है। बस इतना सा डिफरेंस रहेगा, और बाकी यहाँ पे भी आप क्या यूज करोगे, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल ही यूज करोगे। अभी हम आगे देखेंगे, जब हमें करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा उसकी बात करेंगे, तो फॉर्मूला बहुत सिमिलर है। यहाँ पे तो हम चार्ज की बात कर रहे हैं, वहां पे करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर देंगे, फॉर्मूला आता है ILB साइन थीटा। वहां पे करंट आ गया तो ये डायरेक्टली फ्लेमिंग्स का जो हमारा लेफ्ट हैंड रूल है वहां पे डायरेक्टली लग जाएगा, ठीक है। चलो, तो आई होप यार ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। मैक्सिमम फोर्स तभी लगेगा जब हमारा थीटा क्या है 90 डिग्री, और हमारा फोर्स जीरो कब हो जाएगा, जब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है और इसी डायरेक्शन में हमारा जो चार्ज है वो भी मूव कर रहा है, यानी कि दोनों के बीच का एंगल कितना बन गया, 0 डिग्री, या फिर एंटी पैरेलल है, यानी कि ये इधर, उस केस में भी थीटा 180 हो गया, और साइन 0 और साइन 180 दोनों ही क्या होते हैं, 0 होते हैं, तो फोर्स कितना आ जाएगा, 0। और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फोर्स लग रहा है ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये इसकी स्पीड चेंज नहीं करेगा। जिस स्पीड से वो चल रहा है, जो कि v स्पीड है, उसी स्पीड से वो चलता रहेगा, बस उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो ये हमने पढ़ लिया, फॉर्मूला आपको अभी से लर्न कर लेना है, QVB साइन थीटा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये तो हमने देख लिया। नेक्स्ट है जो अभी मैंने आपसे कहा था, करंट कैरिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा, तो मैंने कहा ना QVB साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाता है, ILB साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट किसका होता है, L और B का, क्योंकि करंट तो मुझे पता है दैट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो L और B का यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट होता है, एंड यहाँ पे आ जाता है हमारा साइन थीटा, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अगेन, अगर हमारे पास थीटा 90 डिग्री है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, कितना हो जाएगा, ILB, और अगर थीटा जो है 0 है या 180 है तो उस केस में फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, तो टेस्ला होती है, या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। और वेबर कहाँ से आया, ठीक है, तो हम पढ़ेंगे अभी। जो फ्लक्स होता है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, वो होता है BA cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे से B कितना आ जाता है, फाई बाय ए, फाई की यूनिट होती है वेबर, और एरिया होती है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे से इसकी यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर भी आ जाती है, या फिर CGS यूनिट इसकी गॉस होती है। ये छोटे मोटे क्वेश्चन कभी MCQ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको एज इट इज याद रखना है। ये फोर्स की डायरेक्शन कौन देगा, अभी हमने कहा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल देगा, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं लॉरेंस फोर्स। तो अभी मैंने आपसे क्या कहा कि अगर कोई मूविंग चार्ज है तो उस पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। तो जब इन दोनों ही फोर्सेस का आप क्या कर दो, सम कर दो, तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा, लॉरेंस फोर्स, ठीक है। तो F यानी कि क्या है, QE प्लस QVB, इन दोनों को ऐड कर दो तो आपको मिल जाएगा आपका लॉरेंस फोर्स, ठीक है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, यानी कि सिर्फ मेरा स्टैटिक चार्ज है, मूव नहीं कर रहा है, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो फोर्स आ जाएगा QE। और अगर सिर्फ मान लो मैग्नेटिक फील्ड ही वहां पे प्रेजेंट है तो ये 0 हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 तो यहाँ पे आ जाएगा QVB साइन थीटा, डिपेंड करता है कि थीटा हमारे पास क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
बायोट-सेवर्ट्स लॉ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बायोट-सेवर्ट्स लॉ हमारे पास क्या स्टेट करता है, तो ये हमें देता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट एनी पॉइंट फ्रॉम दिस करंट कैरिंग वायर। ठीक है, ये मेरे पास देखो क्या है, एक करंट कैरिंग वायर है, इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पे, जो कि हमने r डिस्टेंस ले लिया है, एक p पॉइंट, यहाँ पे अगर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी हमने करा था ना, तो वैसे ही हमारे मैग्नेटिक फील्ड के लिए बायोट-सेवर्ट्स लॉ है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि हमने लेंथ एलिमेंट क्या लिया है, ये पूरी वायर है, इसका छोटा सा लेंथ एलिमेंट मैंने लिया है dl। ठीक है, जैसे हम गॉस लॉ में क्या कर रहे थे, गॉस लॉ में हम एरिया एलिमेंट ले रहे थे छोटा सा, वैसे यहाँ पे छोटी सी हम लेंथ एलिमेंट ले रहे हैं। ठीक है, देन ये P पॉइंट है, ये कितने डिस्टेंस में सिचुएटेड है, मैंने कहा R, ये एंगल कितना बना रहा है, ठीक है, तो ये हमने कह दिया थीटा बना रहा है। तो यहाँ पे अगर छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो छोटा सा ही होगा, है ना, तो इसको आप dB से भी डिनोट कर सकते हो, del B से भी डिनोट कर सकते हो, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो देखो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो क्या आता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, है ना, कूलम्स कांस्टेंट। वैसे ही यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आता है, और यहाँ का कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 और म्यू नॉट यहाँ पे क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है वहां पे, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पे म्यू नॉट है परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, ओके, इनटू यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे होता है I del L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। वहां पे क्या था, सिर्फ Q आ रहा था ना, Q अपॉन r स्क्वायर, यहाँ भी नीचे तो r स्क्वायर ही आया, पर ऊपर हम करंट भी देख रहे हैं, I करंट इसके थ्रू फ्लो हो रहा है, हम ये लेंथ एलिमेंट भी देख रहे हैं, और ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है इसको भी देख रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, I del L साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये है हमारा फॉर्मूला। ये डेल ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही करेक्ट है, जिस तरीके से आपने पढ़ा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमें 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है 9 × 10⁻⁹, वैसे ही म्यू नॉट अपॉन 4 भी कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा बायोट-सेवर्ट्स लॉ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से आपको इसको ध्यान देना है। ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड बताओ मेरा मैक्सिमम कब होगा, जब ये थीटा क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, और ये लीस्ट कब होगा, जब थीटा क्या हो जाएगा हमारा 0। अगर थीटा 0 डिग्री है तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 होता है 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखोगे, सो दिस इज दी वेक्टर फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे किस किस का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, हमने कहा करंट तो बेचारा स्केलर क्वांटिटी है, तो यानी कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, और ये जो लेंथ एलिमेंट है, इनका क्या हो रहा है, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो भैया आपको पता है, जब हम यूनिट वेक्टर लिखते हैं तो वो क्या होता है, ये होता है ना, तो यहाँ पे जब आप ये लिखोगे, है ना, आर वेक्टर, तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा, आर कैप इंटू इसका मैग्नीट्यूड, और नीचे क्या है, ये मैग्नीट्यूड का ही तो क्यूब है ना, तो ये कैंसिल होके अल्टीमेटली यही आ जाएगा, अल्टीमेटली यही वैल्यू आ जाएगी एज इट इज। ठीक है, बस यहाँ पे एक आर कैप भी है, और ये आर कैप पता है ना, यूनिट वेक्टर है, जो कि सिर्फ क्या बता रहा है, आपको डायरेक्शन बता रहा है किसके, हमारे मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, सो दिस इज दी वेक्टर फॉर्म, और ये हमारा नॉर्मल सा लॉ है। ठीक है, अब अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है तो कैसे निकालोगे, राइट हैंड थंब रूल से, जो हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। म्यू नॉट और ये जो एप्सिलॉन नॉट है, इसमें क्या रिलेशन है, तो ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले इसकी वैल्यू ये होती है, ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 की वैल्यू हमने देख दी है। अब दोनों को आप जरा डिवाइड कर दो। ठीक है, दोनों को जब आप डिवाइड करोगे, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, तो मल्टीप्लाई होता है तो रेसिप्रोकेट हो जाता है, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। ठीक है, सो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो देखो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या है, म्यू नॉट है ना, तो ये क्या आ गया, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 × 10 की पावर, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम 16। तो इसको मैं 3 × 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ, यानी कि 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, ये किसकी वैल्यू होती है, सी की, है ना, स्पीड ऑफ लाइट, तो सी स्क्वायर। तो यहाँ पे से सी क्या आ गया, देखो 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो बस इतना सिंपल सा रिलेशन है, मे बी इसका छोटा मोटा डेरिवेशन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये कर लेना है। बाकी यूनिट्स भी यहाँ पे हमने जैसे चेंज कर दी है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर था, और आपको पता है I इक्वल्स टू क्या होता है, Q/T, यानी कि एम्पियर को मैं क्या लिख सकती हूँ, कूलम अपॉन सेकेंड, यानी कि कूलम सेकेंड इनवर्स, है ना, तो यहाँ पे आप इस तरीके से इसको चेंज भी कर सकते हो, कितना हो जाएगा, कूलम स्क्वायर और सेकेंड
अच्छा ये -2 है ना, तो कूलम -2 और सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। तो फर्दर आप यहाँ पे जब इनको डिवाइड करोगे, है ना, जब इनको डिवाइड करोगे तो एक तो ये कट गया, एक ये कट गया, ये ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और अभी हमने कहा यहाँ पे सी आ रहा था, और सी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड ही, है ना, इसका स्क्वायर हो रहा था तो मीटर पर सेकंड का भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो बस ये बेसिक सा है, इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, तो इसका डेरिवेशन पूछा जाता है। तो देखो सर्कुलर कॉइल मैंने ली है, तो कुछ इस तरीके से देखो हमने यहाँ पे करंट फ्लो करा दिया है, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है तो ऐसे पूरा घूम के फिर ऐसे नीचे आएगा, है ना। तो ये एक सर्कुलर कॉइल है, सर्कल के शेप में हमने इसको मोड़ दिया है। इसके सेंटर पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो अगेन यहाँ पे निकालना है ना, और करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, तो मैंने यहाँ से एक r डिस्टेंस पे पॉइंट ले लिया जो कि O है, जो कि सेंटर है जहां पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे छोटा सा एरिया एलिमेंट में ले लेती हूँ, DL, डेल कुछ भी ले सकती हूँ। ये एंगल आपको पता है हमेशा 90 डिग्री का ही होगा, क्योंकि एक सर्कल की जब मैं बात करती हूँ तो ये जो टैंजेंट होता है और ये जो रेडियस है ये आपस में हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं, ये हम लोगों को पता है ना। तो ये एंगल हमारा 90 डिग्री ही होता है। तो अभी हमने बायोट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ा, यहाँ पे क्या आ रहा था, साइन थीटा, तो साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 ही आ गया, तो ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब ये तो एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है इस छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से, पर मुझे तो पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, पूरा मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, आप समेशन भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने जैसे समेशन कर लिया इसका, ठीक है, तो आप क्या करोगे, देखो समेशन करो या इंटीग्रेशन करो, दोनों करेक्ट है, दोनों में से कोई सा भी मेथड आप कर सकते हो, ठीक है। अब जो भी कांस्टेंट है बाहर ले लो, तो μ0/4π × I/r²। यहाँ समेशन किसका हो गया, DL का, या इंटीग्रेशन हो गया, है ना। और इंटीग्रेशन होगा तो पूरी लेंथ आएगी, यानी कि ये पूरी लेंथ आएगी ना। और एक सर्कल के लिए अगर मुझे पूरी लेंथ निकालनी है तो वो कौन देता है, उसका पेरीमीटर, जो कि कितना होता है, 2πr होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पुट कर दूंगी मैं, यहाँ पे 2πr पुट कर दूंगी, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2πr। अब देखो ये कट गया, यहाँ पे कितना आ गया, μ0/2 इंटू ये भी कट गया, कितना आ गया, I/r। अगर इसके n नंबर ऑफ टर्न्स हैं, n नंबर ऑफ टर्न्स है तो यहाँ पे ni आ जाएगा, बस। कई बार पूछ लिया जाता है सेमी सर्कुलर कॉइल के लिए, है ना, यानी कि आधी के लिए, ये तो पूरी के लिए निकाला, आधी कॉइल की वजह से कितना होगा, तो उस केस में आप क्या कर दोगे, उस केस में जो पेरीमीटर है वो कितना आएगा, πr आएगा, आधा ही पेरीमीटर आएगा ना। तो यहाँ पे सिर्फ πr पुट करो तो कितना आ जाएगा, μ0/4 × ni/r, ठीक है। तो बस हमारा सिंपल सा डेरिवेशन जो है हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप। अब इसका वैसे तो डेरिवेशन बहुत ही लेंदी है, अगर आप अच्छे तरीके से देखो कि ये एंगल्स जो हैं ये इस तरीके से कैसे आ रहे हैं, बट आपको उतना डीप में नहीं बताना है। 2 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो आपको बस लिख देना है बाय सिमेट्री, ये एंगल मेरा फाई है तो ये भी फाई है, ये भी फाई है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं। ये मेरे पास क्या है, एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है। अब इसकी वजह से इसके एक्चुअल पॉइंट पे, इसके एक्सिस में हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लेंथ एलिमेंट में लूंगी, तो लेंथ एलिमेंट से ये पॉइंट कितने दूरी पे है, r दूरी पे, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, a ले रखी है, कई बुक्स में कैपिटल R भी ले लेते हैं। इसके सेंटर से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, तो हमने ले लिया x डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये एंगल अगेन हमारा क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो जब हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, ठीक है, तो वो कितना आएगा, μ0/4π × I/r², क्योंकि हमने कहा ये एंगल हमेशा 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ पे तो साइन 91 ही होता है, ठीक है। अब जब मैं यहाँ पे इसकी वजह से देखूंगी कि कितना मैग्नेटिक फील्ड है, तो मुझे 2 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे ये है मेरा dB वेक्टर या डेल बी वेक्टर, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर ये इस तरीके से इंक्लाइंड है तो इसके 2 कंपोनेंट आएंगे, एक x एक्सिस में, एक y एक्सिस में, 2 कंपोनेंट आएंगे। तो 2 कंपोनेंट आ गए, ये है इसका कॉस कंपोनेंट, ये एंगल देखो हमारा फाई है, ठीक है। अगेन हम कहेंगे बाय सिमेट्री, ये एंगल हमारा फाई है, ये भी एंगल हमारा फाई है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कॉस कंपोनेंट हो गया इसका, ठीक है, ये भी इसका कॉस कंपोनेंट हो गया। दोनों क्या है, ऑपोजिट, और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, इक्वल एंड ऑपोजिट है ना। तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा इसकी वजह से तो नहीं मिलेगा, तो कौन से कंपोनेंट की वजह से मिलेगा, साइन कंपोनेंट की वजह से, ठीक है। तो ये है हमारा साइन कंपोनेंट। तो यहाँ पे जब मैं इस पूरे सर्कुलर कॉइल की वजह से निकालूंगी इस पॉइंट पे
मैग्नेटिक फील्ड तो मुझे साइन कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने यहाँ पे साइन कॉम्पोनेंट ले लिया है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस एंगल यहाँ पे जो थीटा था ना ये 90 डिग्री था, वो तो एज इट इज था, पर यहाँ पे अब हमें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे और उस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग हमने कहा जो साइन कंपोनेंट है वो हमको टोटल मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, ठीक है। तो हमने इसका समेशन कर दिया, इंटीग्रेशन भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो डेल बी की वैल्यू ये थी, हमने एज इट इज पुट करी। अब मुझे साइन फाई चाहिए। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है ए, हाइपोटेन्यूस क्या है आर है। तो साइन फाई की वैल्यू भी मैंने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, उसके अकॉर्डिंग ये चीज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, नीचे क्या हो गया है आर क्यूब। तो अगर मुझे आर क्यूब चाहिए है तो आर क्यूब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगी, तो यानी कि इसकी पावर 3/2। तो बस हमने वही यहाँ पे पुट करा, ये आ गया देखो इसकी पावर 3/2, और ऊपर भी क्या हो गया देखो, ऊपर भी एक ए यहाँ पे आया। जब हम समेशन करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने कहा समेशन ऑफ डेल एल, इसके लिए मुझे क्या लेना है, पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना आएगा, 2πr नहीं आएगा। रेडियस कितनी है, देखो रेडियस ए है यहाँ पे, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका सर्कमफेरेंस 2π। फिर देखो 2π से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 कटेगा, 2 आएगा मतलब, ठीक है। तो कितना आ गया, μ0/2 इंटू NiA² अपॉन A² प्लस x² इसकी पावर 3/2, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज एज इट इज भी आपको लर्न करने हैं, न्यूमेरिकल भी यहाँ पर से बन सकते हैं, प्लस यहाँ पे डेरिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। चलिए सेंटर पे देखो, अगर हम सेंटर पे देखेंगे तो जो फॉर्मूला अभी डिराइव करा था ना, ये वाला ऊपर कहाँ गया, ये वाला जो हमने फॉर्मूला अभी इधर पे डिराइव करा, यही फॉर्मूला वापस से आ जाएगा, क्योंकि अगर मैं सेंटर की बात कर रही हूँ तो सेंटर से दूरी जो मैंने x ली थी वो तो 0 हो गई। तो अगर x 0 हो गया यहाँ पे, तो अल्टीमेटली ये कट फट के कितना आ जाएगा, देखो नीचे आ गया A² इंटू 3/2 यानी कि A³। तो ये कटा कितना आ गया, Ni/A, और A क्या है यहाँ पे, रेडियस। आप कहोगे वहां पे तो R लिखा था, क्योंकि उस केस में R थी रेडियस, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है, कुछ नया नहीं है, वही सेम चीज है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एक तो बायोट-सेवर्ट्स लॉ देखा, दूसरा लॉ है इधर पे हमारा एम्पियर्स सर्किटल लॉ, और ये वाला जो लॉ है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एम्पियर्स सर्किटल लॉ क्या स्टेट कर रहा है, तो हम इसमें क्या करते हैं ना, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसके अराउंड मैं एक इमेजिनरी लूप ले रही हूँ, जैसे गॉसियन सरफेस में हम कर रहे थे, है ना, हमने क्या करा था, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ले लिया था। सेम यहाँ पे एक इमेजिनरी लूप में ले रही हूँ, ठीक है, इसके अराउंड, ठीक है। तो इस इमेजिनरी लूप की कुछ रेडियस होगी, आर रेडियस है वो, ठीक है, और इस इमेजिनरी लूप पे आप कुछ लेंथ एलिमेंट ले रहे हो जो कि अगेन डीएल है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो बी वेक्टर होता है। कैसे निकालते हैं, अभी हमने कहा था करंट इधर को फ्लो हो रहा है तो सर्कुलर लूप के फॉर्म में, है ना, जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो उसी में से एक हमने इमेजिनरी लूप यहाँ पे ले ली है। तो अल्टीमेटली एम्पियर सर्किटल लॉ कह क्या रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका जब आप लीनियर इंटीग्रेशन करोगे सो इट विल बी इक्वल्स टू μ0 इंटू आई। गॉस लॉ क्या था, गॉस लॉ हमने कहा था अगर एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है उसके अंदर हमारा +q चार्ज है, तो उसने कहा था यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, है ना, जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू म्यू, सॉरी क्या बोल रही हूँ मैं, इंटू क्यू, है ना। तो ये था हमारा गॉस लॉ। तो ये जो एम्पियर सर्किटल लॉ है ये भी बहुत सिमिलर है, बहुत सिमिलर है, पर यहाँ पे गॉस लॉ में हमने एरिया ली थी ना, ये कहा था हमने दिस वॉज द फ्लक्स, हम यहाँ पे एरिया नहीं कह रहे हैं, हम यहाँ पे लीनियर इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ एरिया नहीं ले रही हूँ, लेंथ एलिमेंट ले रही हूँ, एंड इट इज इक्वल्स टू μ0 टाइम्स जो करंट फ्लो कर रहा है इस करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू। बात समझ में आ गई, वहां पे चार्ज की बात हो रही थी, चार्ज की बात हो रही थी, एनक्लोज्ड एरिया ही था तो उसकी एरिया ली, यहाँ पे एक इमेजिनरी लूप में ले रही हूँ पर उसका लेंथ एलिमेंट में ले रही हूँ, तो ये चीज हमारे पास आ गई, ठीक है, समझ में आ गया, कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है। और अगर आप मुझसे पूछो कि अगर मैं एरिया वाला एलिमेंट ही लूंगी तो कितना होगा, तो वो 0 होता है। अब वो 0 क्यों होता है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे, मैं आपको वहां पे भी पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है जी।
चलो फिलहाल आई होप आपको एम्पियर सर्किटल लॉ जो है समझ में आ गया। अब ये एम्पियर सर्किटल लॉ को मैं प्रूफ आखिरकार कैसे कर सकती हूँ, तो देखो इसमें हम क्या करते हैं ना, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कितना होता है ये बाय डिफॉल्ट हमको गिवन है, ये फॉर्मूला आपको लर्न भी करना है कि अगर मेरे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसके अराउंड मैं एक लूप ले रही हूं या कोई भी पॉइंट ले रही हूं, मान लो यहाँ पे, ठीक है, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से यहाँ पे कितना आखिरकार मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, 2 नहीं सिर्फ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो ये प्रूफ करना है ना कि ये जो LHS है ये RHS के इक्वल आए, तो क्या करेंगे हम LHS को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा होगा हमारा, यहाँ पे एंगल बन रहा है हमारा 0 डिग्री का, दोनों की डायरेक्शन देखो सेम है ना, 0 डिग्री, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। अब आपको पता है भाई ये वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये सब तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, इंटीग्रेशन किसका होगा DL का, अगेन आप समेशन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डेल एल, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन होगा तो वही बात है भाई, ये क्या है सर्कुलर लूप है, ये सर्कुलर लूप की अगर बात हो रही है तो इसकी रेडियस मैंने कहा कितनी है r है, तो इसका जो टोटल लेंथ आएगा दैट विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस, जो कि कितना होगा 2 पाई r। तो अब देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, r से r कैंसिल, कितना आ गया म्यू नॉट इंटू आई, यही तो प्रूफ करना था। तो प्रूफ अगर मान लो पूछ लिया जाए तो इस तरीके से प्रूफ कर लो, या फिर हम क्या कर सकते हैं इस एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके ये वाला जो फॉर्मूला है इसको डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको डिराइव करना है तो हम क्या करेंगे, हमने कहा भाई एम्पियर सर्किटल लॉ ने तो मुझे ये चीज दे दी, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना आएगा, हमने कहा 0 डिग्री का एंगल आएगा, सो बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। अब यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन कर दिया किसका, डीएल का, और ये इंटीग्रेशन हमने कहा कितना होता है 2 पाई आर होता है, इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई। तो बस देखो बी कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर। तो इसका यूज करके ये डिराइव भी कर लिया, या फिर इसका यूज करके प्रूफ भी कर दिया एम्पियर सर्किटल लॉ, सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, पाथ ऑफ अ मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अभी हम लोगों ने क्या कहा, हमने कहा कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये कितना है, हमने कहा QVB साइन थीटा है, और हमने कहा मैक्सिमम कब लगेगा, जब थीटा 90 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा QVB। तो मोस्ट केसेस में तो यही होता है, मोस्ट केसेस में हम क्या कहते हैं कि हमारा जो V वेक्टर है और जो B वेक्टर है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो हमारा फोर्स आता है ना, तो ये जो हमारा फोर्स है ये भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है इन दोनों के, ठीक है। क्या होता है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है इन दोनों के ही। तो उस केस में हमारा जो पाथ होगा वो होगा सर्कुलर, ठीक है। अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये भी इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो पाथ होता है सर्कुलर, ठीक है। देखो ये हमारा चार्ज है, ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है इस तरीके से, और फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो हमने कह दिया था कि हमारा फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग देखो फोर्स की डायरेक्शन कहाँ है, कहीं पे भी ले लो, फोर्स की डायरेक्शन है अंदर को। ये क्रॉस क्रॉस का मतलब समझ रहे हो, ये क्रॉस क्रॉस का मतलब है इनटू द पेपर, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनटू द पेपर है, ऐसे अंदर को है, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, यहाँ को है, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, और इसी के म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्स भी है। जब मैंने कहा जब थीटा कितना है 90 डिग्री का है, ठीक है, तो पाथ कैसा आ गया, पाथ आ गया हमारा सर्कुलर। सेंटर के टुवर्ड्स फोर्स लग रहा है, सेंटर के टुवर्ड्स जो फोर्स लगता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स। तो अगर ये सर्कुलर पाथ है तो इसकी क्या रेडियस है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये सब हम लोग निकाल सकते हैं ना। तो देखो यहाँ पे हमने कहा सेंटर के तरफ फोर्स लग रहा है, और ये जो सेंटर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है यही मैग्नेटिक फोर्स रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। आपको पता है अगर किसी भी चीज को सर्कुलर मोशन में मूव करना है सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, और हमेशा कोई दूसरा फोर्स ये सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कितना है, mv स्क्वायर अपॉन r। मैग्नेटिक फोर्स कितना है, हमने कहा QVB, क्यों, क्योंकि थीटा तो 90 डिग्री हो गया, तभी तो सर्कुलर पाथ है। अगर थीटा 90 डिग्री नहीं है, अगर थीटा 90 डिग्री नहीं है तो पाथ होता है हेलिकल, ठीक है। ये स्पाइरल सा पाथ होता है इसका, इस टाइप से। देखो अगर हमारे पास थीटा जो है वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है उस केस में, ठीक है। अगर 0 डिग्री है तब तो भैया आपको पता ही है साइन 0 0 हो जाएगा, फोर्स ही नहीं लगेगा, फोर्स वुड बी 0, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारे पास क्या है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर नहीं है आपस में, ठीक है, अगर ये परपेंडिकुलर वाली चीज या केस नहीं है तो उस केस में पाथ होगा हेलिकल, ठीक
ठीक है। और यहाँ पे दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा जो पैरेलल है फील्ड के, एक होगा जो परपेंडिकुलर है फील्ड के, जो कि हमारा कॉस और साइन कंपोनेंट होगा, ठीक है। चलो, तो अभी तो हमने कहा कि हमें बेसिक वाला देखना है कि भाई थीटा 90 डिग्री ही है, तो सेंट्रीपेटल फोर्स ये मैग्नेटिक फोर्स ही प्रोवाइड करेगा, यानी कि दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो आपको रेडियस मिल गई, देखो क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। आपको क्यू बी एम वी गिवन रहेगा, रेडियस निकालनी होगी, तो इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखो सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना कवर हुआ, हमने कहा यहां से अगर ये शुरू कर रहा है चलना, ये वापस यहीं आ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है पर डिस्टेंस कितना है, उसके सर्कमफेरेंस के इक्वल, यानी कि 2 पाई आर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितना 2 पाई आर, और स्पीड कितनी है, हमने कहा v है, ठीक है। तो यहाँ पे से देखो 2 पाई v इंटू, अभी मैंने r निकाला था, r क्या था mv अपॉन क्यूबी, mv अपॉन क्यूबी, तो ये v से v कट गया, तो टाइम कितना आ गया, देखो 2 पाई m अपॉन क्यूबी, दिस इज दी टाइम पीरियड। अगर मान लो फ्रीक्वेंसी पूछ ली गई तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, दैट इज 1 अपॉन दी टाइम पीरियड। तो रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप यार ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ जाते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर्स। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये मेरे पास दो पैरेलल कंडक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच में क्या फोर्स लग रहा है और उसके अकॉर्डिंग आप कैसे एम्पियर को डिफाइन कर सकते हो, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो देखो हमने दो पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिए हैं। पहली बात, अगर क्या हो, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा रहे हैं, यानी कि यहाँ भी करंट की डायरेक्शन यही है, यहाँ भी यही है, तो इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अगर इसमें करंट ऊपर को जा रहा है, इसमें नीचे को जा रहा होता, तो उस केस में फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पे लगता, ठीक है। अब देखो इसके थ्रू जब करंट फ्लो करेगा, तो अभी हमने कहा एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैं लूंगी तो उसके आसपास क्या होगा, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, ठीक है। और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो भी हमने देखा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, यही था अभी फॉर्मूला डिराइव करा। तो इसके थ्रू करंट I1 फ्लो हो रहा है, तो मैंने ये ले लिया I1, ठीक है। और डिस्टेंस r है, यही जो r डिस्टेंस है, यही r डिस्टेंस इन दोनों वायर्स के बीच में भी है। और इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रही हूं यहाँ पे, इसकी वजह से इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है मैंने निकाल दिया। अब ये वाली वायर भी तो आ गई, ये वाली वायर के थ्रू I2 करंट फ्लो हो रहा है, और इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ हम इसकी L ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैंने कहा B1, क्योंकि इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वही तो यहाँ पे भी पहुंच रहा है ना। तो यहाँ पे मुझे बताना इस पे कितना फोर्स लगेगा, इस पे कितना फोर्स लगेगा। अभी हमने पढ़ा ILB साइन थीटा, है ना, थीटा कितना है 90 डिग्री है यहाँ पे, तो ILB आ जाएगा, ठीक है। तो IL इंटू बी अभी हमने देखा कितना आया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन आर, यहाँ पे I1 आएगा, इसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो I2 है, तो ये I2 आ गया, है ना। तो फोर्स जरा मुझे बताना कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई को बाहर ले लेती हूँ, इनटू I1 I2 अपॉन R, और ये जो L है इसको भी मैं नीचे भेज देती हूँ। तो इतना फोर्स पर यूनिट लेंथ लग रहा है। बेसिकली ये जो लेंथ है ना, ये जो लेंथ है दोनों की हमने यूनिट कर दी। L क्या ले लिया हमने, L ले लिया हमने यूनिट, यानी कि 1 मीटर ले लिया, यूनिट ले लिया। तो यहाँ पे कितना आ गया फोर्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R, ठीक है। अब यहीं पर से हम क्या कर सकते हैं, यहीं पर से हम डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, हमारी एम्पियर की डेफिनेशन जो कि पूछा भी जाता है। इसको देखो मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिख सकती हूँ, इंटू I1 इंटू I2 अपॉन R, यही आया। ये वैल्यू क्या होती है अभी हमने देखा 10 की पावर -7, है ना। अब आप क्या करो, आप सबको यूनिट कर दो, ठीक है। आप I1 I2 1, R भी 1, लेंथ भी 1, ठीक है। तो यानी कि 1 एम्पियर क्या है, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज दैट करंट जो दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स के थ्रू फ्लो होगा, पर यूनिट लेंथ वाला फोर्स है, ठीक है। दैट इज दी पर यूनिट लेंथ फोर्स व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, यानी कि यूनिट डिस्टेंस पे जब मैंने दोनों पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा हुआ है, तो इनमें जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ, ठीक है, जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में पर यूनिट लेंथ, दैट शुड बी इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर। पर मीटर क्यों, क्योंकि हम यूनिट लेंथ की बात कर रहे हैं ना,
पर लेंथ की बात कर रहे हैं, इसीलिए इतना फोर्स यहाँ पे लग रहा होगा दोनों के बीच में। तब जो करंट है उसको मैंने कितना कह दिया, 1 एम्पियर कह दिया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो फोर्स अट्रैक्शन का लगेगा, और अगर ऑपोजिट में है, एक में करंट ऐसे जा रहा है दूसरे में ऐसा, तो इनके बीच में रिपल्शन का फोर्स लगेगा। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, चलिए तो डेफिनेशन हमने कहा 1 एम्पियर इज द करंट विच व्हेन फ्लोइंग इन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर्स प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, यानी कि आर हमने कह दिया 1 मीटर है। ठीक है, produces a force of 2 into 10 की पावर -7 न्यूटन पर मीटर बिटवीन द वायर्स। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, यहां पर से भी हमने सेम चीज ही समझी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, मैग्नेटिक टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया तो जो हमारा गैल्वेनोमीटर की वर्किंग है वो भी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने करंट कैरिंग लूप ले ली है। अब हम समझ गए हैं जो करंट कैरिंग लूप है वो एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगी। क्यों? क्योंकि डायपोल का मतलब जहां पे नॉर्थ पोल भी है साउथ पोल भी है। तो मैंने कहा देखो, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, दो फेसेस होंगे ना, एक तो जैसे लूप ऐसे रखी है तो मैं इधर से देख रही हूँ, जैसे पन्ना होता है ना, पेज होता है, तो एक तो इस साइड से देख रहे हैं, एक इस साइड से देख रहे हैं, है ना। जैसे मेरा हाथ ही है मान लो, तो कोई इधर से देख रहा है और मैं इधर से देख रही हूँ, है ना। तो दो साइड है, एक ये वाली एक ये वाली, है ना, 2 साइड्स हैं। तो यहाँ पे से जब मैं देख रही हूँ तो करंट की डायरेक्शन देखो क्या है, क्लॉकवाइज है, यानी कि ये वाला जो फेस है इस साइड पे वो साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा, यानी कि ऑटोमेटिकली जो पीछे वाला फेस है ना, उसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो विच मींस पीछे वाला जो फेस है वो कैसा बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एज साउथ पोल, है ना। तो यानी कि ये एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है और मैंने इसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये जो एरो बनाया है ना ये मत बनाना, ठीक है, डायग्राम में सही आपको बता रही हूँ, ऐसे बनाना है, ठीक है, क्रॉस क्रॉस। और क्रॉस का मतलब क्या था अभी बताया था, जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इनसाइड द पेपर, अंदर को है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखो ये एक मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा इसका। हमने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक डायपोल हमने पढ़ा, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी वहां पे था ना, पी वेक्टर से उसको हम डिनोट कर रहे थे। सिमिलरली यहाँ पे भी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है जिसको हम एम वेक्टर से डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, NIA। फॉर्मूला क्या है, NIA। आई क्या है जो करंट फ्लो हो रहा है, ए क्या है जो उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। अब इसकी जो डायरेक्शन है वो मुझे कैसे पता चलेगी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन जो है यहाँ पे अंदर को ही हमने ले रखी है, पर यहाँ पे एंगल जो बन रहा है M और B इन दोनों के बीच का वो हमने थीटा लिया है, ठीक है। और डायरेक्शन हमें ये ए वेक्टर ही देता है, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर जहां को एक्ट करेगा उसकी डायरेक्शन में हमारा जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है वो भी होगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखनी है तो उसके लिए आप राइट हैंड ग्रिप रूल का यूज कर सकते हो। जो अभी हमने राइट हैंड थंब रूल देखा था ना, उसी के बहुत सिमिलर है। तो देखो अभी मैंने क्या कहा था, मैंने कहा मान लो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो मैंने कहा थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना, जहां पे ये हमारा जो चारों फिंगर्स हैं वो रैप कर रही हैं, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। अब सिमिलरली यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और तरीके से भी निकाल सकते हैं, या करंट की डायरेक्शन भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर मैं देखूं ये तो एक लूप है ना, ये क्या है, दिस इज द लूप, ये स्ट्रेट तो है नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो करंट की डायरेक्शन ऐसे फ्लो हो रही है, ऐसे, है ना। सो करंट की डायरेक्शन क्या है, ऐसे है। तो करंट की डायरेक्शन अगर ऐसे है, 4 फिंगर्स यहाँ पे जो हैं वो करंट की डायरेक्शन में है, ठीक है। अभी जो रूल पढ़ा था मैक्सवेल वाला, उसमें क्या था, उसमें हमने कहा था करंट की डायरेक्शन ये दे रहा है, क्योंकि वो स्ट्रेट था ना, दैट वाज अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो मैंने कहा करंट की डायरेक्शन ये दे रहा है, और ये चारों फिंगर क्या मुझे बता रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, यहाँ पे मैंने कह दिया ये जो चारों फिंगर्स है ना, ये मुझे ऐसे कर्ल करनी है कि करंट की डायरेक्शन मुझे मिले। तो करंट की डायरेक्शन देखो कैसे, ऐसे। तो ये जो थंब है ये मुझे क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो बताना जरा, मैग्नेटिक फील्ड ऑटोमेटिकली कहाँ आ गया, ये थंब कहाँ को जा रहा है, अंदर को। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर को, और मैग्नेटिक फील्ड हमने अंदर को ही ले रखा है, ठीक है। ओके, आपको ये भी समझ में आ गया। एरिया वेक्टर जो है वो भी अंदर को ही एक्ट कर रहा है, बट इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। बी वेक्टर और एम वेक्टर
दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा, और एरिया वेक्टर ही हमें एम वेक्टर की भी डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। तो जो एम वेक्टर है, जो बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल बन गया थीटा। ये हमने लूप रख दी है। अब ये लूप हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा, चारों साइड में लगेगा, 4 साइड है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, चारों साइड में लगेगा। फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम दूसरा रूल यहाँ पे यूज करते हैं, विच इज दिस, ये वाला जो इधर पे हमने बनाया है, पाम रूल हम यूज करते हैं, ठीक है। तो पाम रूल हम कैसे यूज करेंगे, देखो ये जो 4 फिंगर्स हैं, ठीक है, आई नो इतने सारे रूल्स हैं बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये जो 4 फिंगर्स हैं, इसको हम डायरेक्ट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ को है, अंदर को है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, तो चारों फिंगर्स अंदर को होंगी। करंट कहाँ फ्लो हो रहा है, अभी मैं इस साइड की बात कर रही हूँ, एक ही साइड को मैं ले रही हूँ। करंट कहाँ को फ्लो हो रहा था, ऊपर को। तो ये जो पाम है, ये हमें डायरेक्शन देता है फोर्स की। तो देखो अंदर को हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर को हमने कहा करंट है, तो इस साइड को लगेगा फोर्स, और यही तो मैंने यहाँ पे बनाया है। देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, करंट ऊपर को है, तो फोर्स कहाँ लगेगा, इस साइड को, तो F3 यहाँ पे लग रहा है। सेम चीज यहाँ पे करो, फोर्स इधर को आएगा, सेम चीज यहाँ को करो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है, करंट नीचे को है, तो देखो इस साइड को फोर्स लगेगा, इसी साइड को लग रहा है। सेम चीज यहाँ पे करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर को है और ये इधर को लग रहा है, ठीक है, करंट इधर को फ्लो कर रहा है, तो इस साइड को, नीचे को फोर्स लगेगा ना। तो फोर्स की डायरेक्शन भी हमें पता चल गई, ठीक है। तो इतने सारे रूल, क्या फोर्स लगेगा, कैसे लगेगा, डायरेक्शन क्या है, सब समझ में आ गया। अब आते हैं डेरिवेशन पे, ठीक है। तो ये लेंथ L है, एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, तो ये L है और ये हमारा B है, ठीक है। ये वाली लेंथ आपको पता है ऑपोजिट सेम होते हैं, सो L और B हमने ले लिया है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे पास F1 और F2 दो फोर्स हैं जो हमने यहाँ लिए हैं, और F3 और F4 ये दो फोर्स हैं। इन दोनों की है सेम लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन पता है ना, जैसे F1 यहाँ को लग रहा है, F2 यहाँ को, इनकी लाइन ऑफ एक्शन जब आप देखोगे सेम है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली सेम आएगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इनकी लाइन ऑफ एक्शन भी सेम है। तो ये ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट है, इक्वल है, कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को, तो इसकी वजह से कोई कपल जनरेट यहाँ पे नहीं होगा F1 और F2 की वजह से। ऐसे फोर्सेस जो इक्वल हो मैग्नीट्यूड में पर उनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो, ठीक है। जैसे मान लो एक फोर्स ये है, दूसरा ये है, मैग्नीट्यूड सेम है पर लाइन ऑफ एक्शन अलग है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इन दोनों के लाइन ऑफ एक्शन के बीच में डिस्टेंस होता है हमारा कपल आर्म जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, और सिर्फ ऐसे ही फोर्स जो कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड है बट डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन है, वो ही कपल जनरेट करेंगे, जो कि कौन है, F3 और F4। तो F3 कितना है, ILB, ठीक है, और F4 कितना है, ILB, सेम। तो हमने कहा भाई दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है पर लाइन ऑफ एक्शन अलग है, तो ये टर्निंग इफेक्ट जो है क्रिएट करेंगे, यानी कि ये कपल जनरेट करेंगे। और कपल क्या होता है, अभी मैंने कहा एक फोर्स, दोनों में से कोई भी एक फोर्स लेंगे और इनटू D जो कि कपल आर्म कहलाता है, ठीक है। तो अब ये जो D है, दिस इज बेसिकली दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए बनता है हमारा दूसरा डायग्राम। तो ये है हमारा डायग्राम, देखो ये F3 है, ये F4 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, B का। यहाँ F3 लग रहा है, यहाँ F4, दोनों के बीच में बेसिकली डिस्टेंस कितना है, B का ही तो है, ठीक है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस B है, पर हमें तो लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, यानी कि इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, इसकी ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, D। ये एंगल है हमारे पास थीटा, तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ पे से D क्या आ गया, देखो B साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे टाउ जो मेरा टॉर्क है, ये जो कपल जनरेट हो रहा है, इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट मुझे देखने को मिल रहा है, और टॉर्क कितना होता है, F इंटू डी होता है। तो F हमने कहा ILB है, D की वैल्यू मैंने निकाल दी है, B साइन थीटा आ गई है, यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे L और B को साथ में लिख सकती हूँ। रेक्टेंगुलर कॉइल है, अगर मैं इसके लिए लेंथ इनटू ब्रेथ कर रही हूं, तो इसका मतलब मुझे क्या मिल रहा है, एरिया मिल रही है। तो यहाँ पे आ गया एरिया IAB साइन थीटा। अगर n नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इस कॉइल में, तो n यहाँ पे पुट कर देंगे। और अभी मैंने क्या देखा था, अभी मैंने एक फॉर्मूला देखा था, m इक्वल्स टू क्या होता है, NIA, है ना। तो यहाँ पे इसके जगह पे मैं क्या पुट कर सकती हूँ, B। और यहीं पे हमने अभी देखा था M और B के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, देखा था ना। तो यानी कि ये जो टॉर्क है, ये इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ही है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि साइन थीटा आता है तो ऑब्वियसली हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट होना है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। और टॉर्क मैक्सिमम कब होगा,
जब ये 90 डिग्री होगा तब मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, और जब ये हमारे पास क्या होगा 0 डिग्री तब टॉर्क मिनिमम लगेगा, यानी कि 0 लगेगा। ठीक है, अब इसी चीज का यूज हम करते हैं हमारे गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर में हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल ही प्लेस करते हैं बिटवीन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और हर केस में हम थीटा को क्या रखते हैं 90 डिग्री, यानी कि हम एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्रिएट करते हैं सो दैट थीटा हमेशा 90 डिग्री हो, तो मैक्सिमम टॉर्क लगे। मैक्सिमम टॉर्क लगेगा तो मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट होगा कॉइल में, जिसकी वजह से कॉइल को मैंने कनेक्ट कराया है पॉइंटर से, है ना, गैल्वेनोमीटर सभी ने देखा है। तो वो पॉइंटर में जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही मुझे पता चलेगा भाई इजिली कि कहाँ को करंट की डायरेक्शन है। तो जितना टॉर्क डेवलप होगा हमारे कॉइल में उतना वो मूव करेगी, उतना ही पॉइंटर मूव करेगा, तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो ये सेम चीज हम यूज करने वाले हैं कहाँ पे, हमारे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, तो आ जाते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। तो प्रिंसिपल क्या है मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, एक करंट कैरिंग कॉइल को हमने प्लेस करा है मैग्नेटिक फील्ड में, ये एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है एंड जिसकी वजह से कॉइल रोटेट करती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जैसे ये है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये मेरी कॉइल है बीच में जो रखी है, इसको मैंने अगर पॉइंटर से कनेक्ट कराया है, यहाँ पे क्या होता है एक स्केल होता है, स्केल में रीडिंग हम देखते हैं, तो ये अगर इस साइड को मूव करी तो मुझे पता चल गया करंट की डायरेक्शन यहाँ को है, ये इस साइड को मूव करी तो करंट की डायरेक्शन यहाँ को है। ठीक है, तो हमारे पास जो गैल्वेनोमीटर भी होता है दो टाइप का होता है, एक है सस्पेंडेड कॉइल गैल्वेनोमीटर और दूसरा होता है पाइवटेड। ठीक है, पाइवट में पाइवट होता है यानी कि ये पॉइंटर मौजूद होता है, सस्पेंडेड में पॉइंटर मौजूद नहीं होता है। लैब में हम मोस्टली पॉइंटर वाला ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अब प्रिंसिपल तो हम समझ गए कि हमारे पास डिफ्लेक्शन होगा कॉइल में एंड दैट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा टॉर्क डेवलप होगा, उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा कॉइल में। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन क्या है, तो हमने कहा हमने रेक्टेंगुलर कॉइल ले रखी है, किसकी बनी है, कॉपर की बनी है, और उसके ऊपर हमने एक एल्यूमिनियम का फ्रेम लगा रखा है। फिर हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कराने के लिए स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट ले रखे हैं, ये यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, यानी कि थीटा को ये हर केस में 90 डिग्री मेंटेन कराते हैं। और थीटा को 90 डिग्री मेंटेन कराने के लिए ये जो सिलेंड्रिकल हमने ले रखे हैं मैग्नेट्स है ना, तो सिलेंड्रिकल लिए हैं ये, तो एक्चुअल में कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो सिलेंड्रिकली कट ही क्यों करे हैं, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो रेडियल रहे। ठीक है, चलिए फिर हमने यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर भी प्लेस करा है। देखो अंदर पे सॉफ्ट आयरन कोर क्यों प्लेस करा था, जैसे अभी सोलेनॉइड में भी करा था, तो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एंड सो दैट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल रहे। ठीक है, उसके बाद सस्पेंशन स्प्रिंग्स है यहाँ पे, ये जो सस्पेंशन स्प्रिंग है हमारे पास देखो ये वाली, ये क्या करती है, ये रीस्टोरिंग टॉर्क लगाती है, रीस्टोरिंग टॉर्क लगाती है। यानी कि आपने देखा है ना गैल्वेनोमीटर क्या होता है, डिफ्लेक्शन आया वो वापस से अपनी जगह पे आ गई, है ना, जैसे स्प्रिंग को मैं खींचती हूँ तो वापस से अपनी जगह पे आ जाती है, तो यहाँ भी मैंने स्प्रिंग क्यों लगाया, झटका आया, डिफ्लेक्शन दिखा और वो वापस से अपनी पोजीशन पे आ जाए, तो रीस्टोरिंग टॉर्क लगाने के लिए यहाँ पे हम सस्पेंशन स्प्रिंग्स का यूज करते हैं। ठीक है, और पॉइंटर भी होता है या फिर मिरर होता है जहाँ पे हम डिफ्लेक्शन देखते हैं, कई में सिर्फ मिरर होता है, देखो यहाँ पे जैसे कि हमारे मोस्टली सस्पेंडेड वाले में होता है, अगर पाइवटेड कॉइल गैल्वेनोमीटर है तो उस केस में यहाँ पे पॉइंटर होगा। ठीक है, चलिए तो अब हमारे पास वर्किंग क्या है, तो बेसिक तो आप समझ ही गए हो कि जब हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो कॉइल क्या है अपनी इनिशियल पोजीशन पे है, कोई डिफ्लेक्शन उसमें नहीं हुआ, पर जैसे ही करंट फ्लो हुआ तो क्या हुआ, जो कॉइल रखी है उसमें टॉर्क डेवलप हुआ। ठीक है, तो वो रोटेट करी तो डिफ्लेक्शन हमें क्लियरली देखने को मिला इन दी गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो कॉइल स्टॉप हो जाती है जब रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो जाता है मैग्नेटिक टॉर्क के, है ना, तो यहाँ पे हमने कहा मैग्नेटिक टॉर्क कितना है NBIA, मैंने क्या कहा थीटा हर केस में 90 डिग्री होता है। ठीक है, तभी रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ही हमने इसके अराउंड जो है रख रखा है। ठीक है, रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होता है, तो K इंटू थीटा, इसको आप पाई भी लिख सकते हो सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। ये थीटा समझ गए ना, यहाँ वाला थीटा है 90 डिग्री, यानी कि जो M और B के बीच में बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप फाई भी ले सकते हो, फाई क्या है, डिफ्लेक्शन है, कॉइल कितना डिफ्लेक्ट कर रही है एंगुलरली। ठीक है, यानी कि एंगुलर डिफ्लेक्शन कितना है, दैट इज फाई। ठीक है, ये होता है K इंटू फाई, K क्या है, टॉर्सनल कांस्टेंट है इस सस्पेंशन स्प्रिंग का। ठीक है, जितनी कम वैल्यू होगी उतना सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होगा। अब गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, सेंसिटिविटी का मतलब है छोटे से छोटा करंट भी वो मेजर कर सकता है। सेंसिटिविटी दो प्रकार की होती है, करंट और वोल्टेज सेंसिटिविटी।
जो सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेंसिटिविटी को ऐसे समझो जैसे अगर कोई मुझसे कह रहा है कि यार मैम आप तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, तो विच मीन्स मैं छोटी छोटी बातों में रोने लग जाती हूँ, ठीक है, जो कि मैं हूँ भी, ठीक है। तो वैसे ही गैल्वेनोमीटर भी है, अगर छोटे से छोटा करंट भी उसके थ्रू फ्लो हो गया तभी भी वो उसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अगर मान लो एक गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी है 10 की पावर -6 और दूसरे की है 10 की पावर -9, तो बेटर कौन सा है, ये ना, क्योंकि इतना छोटा करंट भी ये क्या कर ले रहा है, मेजर कर ले रहा है, मेजर नहीं बेसिकली डिटेक्ट कर ले रहा है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम है बस डायरेक्शन बताना, डिटेक्ट करना कि करंट फ्लो हो रहा है। और मेजर किससे करते हैं, एमीटर से, और इस गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में चेंज भी कर सकते हैं, कैसे अभी देखते हैं, ठीक है। फिलहाल यार आई होप ये बात आपको समझ में आ गई कि सेंसिटिविटी क्या है। तो K की वैल्यू जितनी छोटी उतना सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो अब फिलहाल तो हमने कहा दोनों इक्वल होंगे जब हमारे पास कॉइल रोटेट होना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे से क्या आ गया, NBIA इक्वल्स टू K इंटू फाई। तो यहाँ पे से देखो ये जो फाई है यानी कि जो एंगुलर डिफ्लेक्शन है कॉइल का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा ही डिफ्लेक्शन होगा कॉइल में भी, और उतना ही ज्यादा वो पॉइंटर में भी मुझे डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आई होप यार ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब करंट सेंसिटिविटी की जब मैं बात करूंगी, सो इट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट। जो हमारा डिफ्लेक्शन हुआ है फाई, एंगुलर डिफ्लेक्शन, उसको जब मैं करंट से डिवाइड कर दूंगी तो मुझे करंट सेंसिटिविटी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये वाला है ना। तो यहाँ पे से फाई अपॉन आई जब मैं निकालूंगी तो फाई अपॉन आई क्या हो जाएगा, NBA अपॉन K, यानी कि करंट सेंसिटिविटी ये क्या है, फाई अपॉन आई क्या है, करंट सेंसिटिविटी है ना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। तो अभी मैंने क्या कहा था कि जितनी इसकी कम वैल्यू होगी, ये जो टॉर्सनल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू जितनी कम होगी उतना सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर होगा, उतना अच्छा गैल्वेनोमीटर हमारे पास होगा, ठीक है। हर एक सब्सटेंस की अपनी अपनी टॉर्सनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है, ठीक है, जो भी स्प्रिंग आप यूज कर रहे हो उसमें जो भी मटेरियल यूज कर रखा है उसका, ठीक है। फिर है वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो यहाँ पे करंट से डिवाइड करा था, यहाँ पे डिवाइड कर दो वोल्टेज से, और वोल्टेज क्या होती है हमारे पास I इंटू आर। तो यानी कि बेसिकली जो हमारी करंट सेंसिटिविटी है ना, करंट सेंसिटिविटी है उसको मैं R से डिवाइड कर रही हूँ, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, है ना। करंट सेंसिटिविटी को किससे डिवाइड कर रहे हैं, R से हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं। तो बेसिक का वही फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे भी, फाई अपॉन आई इंटू आर, ठीक है। चलो तो अब आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो कि है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। सबसे पहली बात, जो गैल्वेनोमीटर है वो एमीटर का काम नहीं कर सकता, क्योंकि गैल्वेनोमीटर एक बहुत ऐसा सेंसिटिव डिवाइस है ना, छोटे से छोटा करंट मेजर कर रहा है। तो अगर मुझे 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 40 एम्पियर ऐसे करंट्स को मेजर करना है तो गैल्वेनोमीटर काम का नहीं है, करंट को मेजर वो नहीं कर पा रहा है। तो अगर मुझे गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करना है तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक लो रेजिस्टेंस को लगाती हूँ, ठीक है। इस लो रेजिस्टेंस को हम कहते हैं शंट। तो ये जो शंट रेजिस्टेंस है इसको मैं लगाती हूँ पैरेलल में। पैरेलल में क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि गैल्वेनोमीटर तो इतना करंट सह नहीं सकता ना, वो तो कम ही करंट को सह सकता है। तो मैं पैरेलल में शंट लगा रही हूँ क्योंकि ये लो रेजिस्टेंस वाला है, तो मैक्सिमम जो करंट है वो इसके थ्रू ही चले जाता है। मैक्सिमम करंट किसके थ्रू जाता है, शंट के थ्रू जाता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू सिर्फ IG करंट जाएगा, और ये IG करंट क्या है, ये वो करंट है जिसके लिए जो गैल्वेनोमीटर है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन दिखाएगा, उससे ज्यादा करंट ये सह नहीं सकता है, ठीक है। सो IG क्या है हमारे पास, IG इज द मैक्सिमम करंट जिसके लिए गैल्वेनोमीटर जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। अगर मेरा स्केल इतना ही है तो मैक्सिमम यहाँ तक ये पहुंच जा रहा है, ठीक है। अगर करंट इससे ज्यादा फ्लो हो गया तो खराब हो जाएगा हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ओके। तो अब टोटल जो करंट मेरे को मेजर करना है वो तो I है ना, IG इसके थ्रू चला गया, तो बाकी शंट के थ्रू मैक्सिमम करंट जाएगा, I माइनस IG इसके थ्रू चला जाएगा। अब देखो ये दोनों शंट और गैल्वेनोमीटर मैंने कहा कैसे हैं, पैरेलल में है। पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज, वोल्टेज सेम है, यानी कि शंट का भी और गैल्वेनोमीटर का भी। और वोल्टेज कैसे निकलता है, I इंटू आर करके। तो इसके थ्रू करंट इतना है और इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, S है, और इसके थ्रू हमने कहा I इंटू आर, करंट कितना है IG, और इसकी रेजिस्टेंस मान लो कितनी है, R है, ठीक है। तो कितना शंट रेजिस्टेंस मुझे यहाँ पे यूज करना है वो मैं आसानी से यहाँ पे से निकाल सकती हूँ ना। क्या आ जाएगा, देखो IG इंटू G, इसको R नहीं इसको G ले लिया है, ठीक है, G ही ले लेते हैं, ठीक है। कैपिटल G, कैपिटल G क्या है, रेजिस्टेंस किसकी, गैल्वेनोमीटर की, ठीक है। तो कितना आ गया, IG इंटू G अपॉन I माइनस IG। तो इस तरीके से जो शंट रेजिस्टेंस
यानी कि जो शंट को हम लगा रहे हैं, किस में लगा रहे हैं, पैरेलल में, उसकी कितनी रेजिस्टेंस होनी चाहिए, इस फॉर्मूला से मैं इजीली निकाल सकती हूँ। और मोस्टली जो हमारा आईजी होता है वो मिली एम्पियर में होता है, और ये जो आई है ना, ये हमारा एम्पियर में होता है। तो ये कन्वर्जन आपको करने पड़ेंगे जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। तो आई होप यार कैसे हम कन्वर्ट करेंगे आपको समझ में आ गया होगा गैल्वेनोमीटर को एमीटर में। और आपको पता है जो एमीटर डिवाइस है हमेशा सीरीज में लगता है, क्योंकि करंट जो है सीरीज में ही सेम होता है। ठीक है, यहाँ पे शंट पैरेलल में क्यों लगाया, क्योंकि इस बेचारे के थ्रू तो बहुत कम करंट जाता है ना, तो मैक्सिमम करंट ताकि शंट के थ्रू चला जाए, इसीलिए हमने शंट को पैरेलल में लगाया है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एमीटर जो डिवाइस है वो हमेशा वो हमेशा सीरीज में ही लगेगा विद द सर्किट, जिस भी सर्किट के थ्रू आपको करंट को मेजर करना है। और एमीटर की जो रेजिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, बहुत कम। जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो क्या होनी चाहिए, लीस्ट, नेग्लिजिबल, जीरो होनी चाहिए। जो आइडियल एमीटर होता है उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, जीरो, ताकि मैक्सिमम करंट फ्लो हो उसके थ्रू, तभी तो मैक्सिमम करंट वो बता पाएगा जो कि सर्किट के थ्रू फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दी हैं। अब आ जाते हैं कि हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कैसे चेंज करते हैं। वहां पे हमने शंट का यूज करा था जो लो रेजिस्टेंस था, अब हम एक हाई रेजिस्टेंस को यूज करेंगे। वहां पे पैरेलल में करा था, यहाँ पे सीरीज में करेंगे। ठीक है, तो हम एक हाई रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ लगा देते हैं सीरीज में। क्यों, क्योंकि आपको पता है जब हम बात करते हैं एक वोल्ट मीटर की, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होनी चाहिए, मैक्सिमम रेजिस्टेंस उसकी होनी चाहिए, इसीलिए हमने सीरीज में लगाया है। क्योंकि आपको पता है सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाती है ना, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ गई। इसकी अगर मैं रेजिस्टेंस आपसे अब पूछूं तो सीरीज में है तो R+G हो जाएगा। वहां पे अगर मैं आपसे पूछूं तो पैरेलल में है ना, तो 1/1 वाला फॉर्मूला लगेगा। तो वहां पे रेजिस्टेंस कम हो रही थी, तभी तो एक एमीटर की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो गई। अब रेजिस्टेंस मैक्सिमम क्यों चाहिए आपको पता है, क्योंकि इसको मैं पैरेलल में जोड़ती हूँ। अगर इसकी रेजिस्टेंस जो है वो कम होगी तो करंट इसके थ्रू फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, है ना। तो एक्चुअल जो पोटेंशियल मुझे मेजर करना था वो मैं नहीं कर पाई, क्योंकि कुछ पोटेंशियल ड्रॉप भी हो गया। तो इसीलिए इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है, ताकि इसके थ्रू करंट फ्लो ही ना हो, कोई पोटेंशियल ड्रॉप हो ही ना, और जो मुझे सर्किट का पोटेंशियल निकालना है वो मैं आसानी से निकाल पाऊँ। ठीक है, अब इधर पे आते हैं। हमने क्या कहा, हमने सीरीज में जोड़ दिया। तो जो करंट फ्लो हो रहा है वो तो IG ही फ्लो करेगा ना, विच मीन्स दोनों के ही थ्रू, क्योंकि अब तो ये सीरीज में जुड़े हैं। ठीक है, अब हमारे पास सीरीज में ये जुड़ गए हैं, तो हमने कहा कि हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, एड अप हो जाएगी। ठीक है, तो देखो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गई, G+R। ठीक है, और हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला क्या आएगा, R=V/I। V क्या है, जो पोटेंशियल है दोनों का ही। ठीक है, V इज बेसिकली द टोटल पोटेंशियल। ठीक है, जो कि हम यहाँ पे मेजर करना चाह रहे हैं, अपॉन करंट क्या है, IG, और IG क्या था, फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब दिखाएगा गैल्वेनोमीटर तब उस पर कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे देखो दोनों सेम ही तो चीज है, तो V/IG क्या हो जाएगा, G+R। G क्या थी, रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। R क्या है, जो भी आपने रेजिस्टेंस को सीरीज में जोड़ा है वो, तो R यहां से आप इजीली निकाल लोगे, V/IG माइनस ऑफ G। ये है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला इसके लिए, और यहाँ पे शंट के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, ये वाला था। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज भी आपको याद रखने हैं। एंड आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम यहाँ पे सीरीज में जोड़ रहे हैं और क्यों वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पैरेलल में ही वोल्टेज सेम रहती है। ठीक है, इसीलिए हम हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। और रेजिस्टेंस इसकी मैक्सिमम क्यों है वोल्ट मीटर की, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए, कोई भी करंट जो है इसके थ्रू फ्लो हो, ताकि सर्किट, जिस भी सर्किट का मुझे पोटेंशियल मेजर करना है वो एक्यूरेटली मैं मेजर कर पाऊँ। ठीक है, चलिए जी, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया। सो यहाँ पे हमारा जो पूरा चैप्टर है वो खत्म होता है। यू गाइस कैन वेरीफाई ऑल्सो, ये सब हम देख चुके हैं। कुछ टॉपिक्स में आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ा चुकी हूँ जो एक्चुअल में हमें नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ने चाहिए थे, बट एनीवेज पढ़ लिए हैं तो अच्छा है ना। और नेक्स्ट चैप्टर में मैं वापस से रिपीट नहीं कराऊंगी, तो यहीं पर से जो भी मैंने पढ़ाया है हर एक चीज को अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लेना। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे हमारे अगले लेक्चर में, तब तक यार अच्छे तरीके से पढ़ते रहना एंड ऑल द बेस्ट। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो जल्दी से कर लीजिए। ओके, बाय बाय।